डॉक्टर रविशंकर व्यास, लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज नोखा, सब्जेक्ट कॉमर्स EFM। आज का टॉपिक है भुगतान संतुलन में असाम्यता के कारण व उपाय। प्रिय विद्यार्थियों, भुगतान संतुलन के बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी। एक बार फिर आपको याद दिलाता हूँ कि व्यापार संतुलन में केवल वस्तुओं के निर्यात आयात को घटाते हैं, यानी कि व्यापार संतुलन इज इक्वल टू समेशन एक्सपोर्ट माइनस समेशन इंपोर्ट। जबकि भुगतान संतुलन में हम वस्तुओं और सेवाओं सभी प्रकार के निर्यात आयात को शामिल करते हैं, जिसमें वस्तुएं और सेवाएं और अन्य लेन देन शामिल होते हैं। उनके निर्यात में से उनके आयात को घटाते हैं। इसके अंतर्गत 3 भाग होते हैं। पहला चालू खाता होता है, जिसमें सभी प्रकार की वस्तुएं सेवाएं शामिल होती है। दूसरा पूंजी खाता होता है, जिसमें हमने आयात किए हैं उसका भुगतान करने के लिए विभिन्न मदों से भुगतान किया जाता है। तीसरा होता है वित्तीय लेन देन, जिसमें अंतिम रूप से लेन देन होता है। और इस तरह भुगतान संतुलन खाता सदैव संतुलित ही होता है। तो भुगतान संतुलन का मतलब है विदेशी मुद्रा की समग्र मांग और पूर्ति से, यानी कुल विदेशी मुद्रा की देश में मांग कितनी है और पूर्ति कितनी है। इससे ये मालूम पड़ जाता है कि शेष विश्व को हमें कितना लेना है अथवा कितना देना है। तो भुगतान संतुलन खाता है एक सांख्यिकीय सारांश की बाती होता है, बैलेंस शीट की तरह होता है, जिसकी गणना वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक हो सकती है। सामान्यतः भुगतान संतुलन खाता एक देश के लिए वार्षिक रूप से तैयार किया जाता है, जिसमें देनदारियां और लेनदारियां दोनों बराबर कर दी जाती है। अगर नहीं होती है तो हमें पूंजी खाते और वित्तीय लेन देन के माध्यम से खाते को संतुलित करना पड़ता है। और व्यवहार की बात यह है कि भुगतान संतुलन खाता भारत के संदर्भ में देखते हैं तो 1972-73 और 1976-77 को छोड़कर घाटे में रहा है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद 1972-73 और 76-77 को छोड़कर सदैव हमारी आयात ज़्यादा और निर्यात कम रहे हैं। इस प्रकार आयात ज़्यादा होना और निर्यात कम होना प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहलाता है। इस प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारणों पर आज हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विश्व के प्राय सभी विकासशील राष्ट्रों के सामने भुगतान संतुलन की असाम्यता की समस्या है। भारत में भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता तृतीय योजना के अंत तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और भारत को बाध्य होकर भारतीय मुद्रा को 5 जून 1966 को 36.5% अवमूल्यन करना पड़ा। विदेशी सहायता की संदिग्धता में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रम में अवकाश करना पड़ा। विकासशील राष्ट्रों में भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता अथवा असाम्यता के अनेक कारण हैं। तो भारत के संदर्भ में मैं प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें पहला बिंदु है विकास कार्यों के लिए अनिवार्यता। भारत के लिए विभिन्न प्रकार की विकास योजनाएं पूरी करनी पड़ती है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लोहा इस्पात के कारखाने लगाए गए, सीमेंट के, रसायन के, उर्वरक के कारखाने लगाए गए, विदेशी तकनीक आयात की गई और हम विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं लेते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि देश के तीव्र विकास के लिए हमें विदेशी तकनीक का आयात करना पड़ा। इन कारणों के कारण से हमारे आयात ज़्यादा हो गए विकास कार्यों को पूरा करने के लिए और निर्यात कम रहे, इसलिए भुगतान संतुलन प्रतिकूल हुआ। दूसरा पॉइंट है निर्यातों में धीमी गति। भारत और विकासशील देशों में परंपरागत खनिज और कृषि पदार्थों की मांग विदेशों में बेरोजगार होती है। ऐसी स्थिति में हमारे पास खाद्यान्न आदि के निर्यात के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है और देश में आंतरिक मांग ज़्यादा होती है और आंतरिक बाजार में माल की बिक्री निर्यातों की अपेक्षा अधिक लाभदायक महसूस होती है। अतः निर्यात नहीं बढ़ पाते हैं और अगर बढ़ते भी हैं तो उनकी गति बहुत धीमी रहती है।
तीसरा बिंदु है हमारी व्यापार शर्तें कमज़ोर। जब हम जापान, चीन, जर्मनी, अमेरिका, रूस आदि से आयात निर्यात करते हैं तो हमारे माल के निर्यात के संबंध में अनेक प्रतिबंध होते हैं और उनकी कठोर शर्तें होती है। हमें तुरंत भुगतान करना पड़ता है, उनके जहाज़ में माल भेजना पड़ता है, उनकी बीमा कंपनी से बीमा करवाना पड़ता है और उनकी समस्त व्यापार शर्तों को मानना पड़ता है और उन शर्तों को मानने में भी हमारी काफ़ी विदेशी मुद्रा खर्च हो जाती है और भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि विदेशी ऋण व पूंजीगत ऋण हैं उस पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है और मूलधन भी चुकाना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि विदेशी ऋणों की वापसी व ब्याज के लिए लगभग 7,500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष चुकाना पड़ता है, जिससे भुगतान संतुलन में असाम्यता आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि भारत और विकासशील देशों में संरक्षणवाद और कठोर नीति के संदर्भ में भी व्याख्या करनी जरूरी है। विकसित देश हैं वे कठोर और संरक्षणवादी नीति काम में लेते हैं। अमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम आदि देश हैं, ये हमारी वस्तुओं पर ऊंचे कर लगाते हैं और आयातों पर प्रतिबंध और नियंत्रण लगाते हैं। ऐसी स्थिति में हम विदेशों में माल का निर्यात नहीं कर पाते हैं। यूरोपियन कॉमन मार्केट ECM की कठोर शर्तें हैं। ब्रिटेन के साझा बाजार में प्रवेश से राष्ट्रीय मंडलीय देशों के निर्यातों में बाधा उत्पन्न हुई है। इस कारण से भारत का भुगतान संतुलन है वह प्रतिकूल रहता है। फिर हम देखते हैं मुद्रास्फीति। कोविड-19 के कारण से देश में कीमतें बढ़ रही हैं और इनाफ प्रबंध की स्थिति आ गई है। ऐसी स्थिति में हमारे देश में मूल्यों में तेज़ी से वृद्धि हुई है, निर्यातों में कमी हुई है, आयातों को प्रोत्साहन मिला है, जिससे व्यापार असंतुलन को जन्म देकर भुगतान असंतुलन की असाम्यता उत्पन्न हुई है। फिर हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या होने के कारण से देश में खाद्यान्नों का भी आयात करना पड़ता है, पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करना पड़ता है, खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है, प्लांट मशीनरी खरीदनी पड़ती है और देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयात ज़्यादा होते हैं और देश में माल की खपत ज़्यादा होने के कारण से निर्यात कम होते हैं। इस कारण से भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल रहता है। फिर हम देखते हैं सुरक्षा और युद्ध की तैयारी। भारत है, उसके पड़ोसी देशों से संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान से युद्ध हुआ, चीन से युद्ध हुआ, इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अन्य पड़ोसी देशों से हमारे संबंध है मधुर नहीं है। उसका कारण हमारा व्यवहार नहीं है, बल्कि हमारा बढ़ता हुआ विकास का ग्राफ है और हमारे बढ़ते विकास के ग्राफ के कारण से वे राष्ट्र हैं अपनी देश की हितों की रक्षा करने के लिए हमारे निर्यातों पर प्रतिबंध लगाते हैं और हमारे देश के बने हुए सामान को आयात करने में रुचि कम रखते हैं और देश की जो निर्यात क्षमता है उसका हमें लाभ नहीं मिल पाता है। अन्यथा वास्तव में देखा जाए तो हमारे पास काफ़ी कुछ सामग्री निर्यात करने के लिए है, लेकिन पड़ोसी देश हैं हमारे देश के विकास को अच्छा नहीं समझकर हमारे से व्यापारिक गतिविधियां कम करते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे देश में वर्तमान में रफाल विमान खरीदे गए। चीन की सीमा पर तनाव है, पाकिस्तान की सीमा पर तनाव है, जिसके लिए युद्ध गोला बारूद आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। भारी मात्रा में पेट्रोल खर्च होता है। सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने पड़ते हैं। अतः अनुत्पादक कार्यों पर राशि व्यय होती है, जिसके कारण से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है और भुगतान संतुलन खाता प्रतिकूल हो जाता है। देश में अगला पॉइंट देखते हैं तो प्रजातंत्र का ऊंचा मूल्य है। भारत जैसे देश में अनेक प्रकार के चुनावों का व्यय करना पड़ता है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभाओं का चुनाव, इसके अलावा जिला परिषदों का चुनाव, ग्राम परिषदों का चुनाव, पंच सरपंच का चुनाव होता है और प्रजातंत्र का ऊंचा मूल्य होता है, जिसके लिए अत्यधिक राशि व्यय करनी पड़ती है।
हम देखते हैं कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा दुर्लभ है। उस दुर्लभ विदेशी मुद्रा को राजनीतिक दूतावासों आदि पर भी अत्यधिक व्यय करनी पड़ती है। फिर हम देखते हैं सामाजिक सेवाओं का बढ़ता भार है कि हमारे देश में सामाजिक सेवाएं हैं, उन पर बहुत ज़्यादा राशि खर्च करनी पड़ती है। हमारे व्यक्ति देश से जाकर विदेशों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, रोजगार आदि के लिए अत्यधिक व्यय करना पड़ता है, जिसके लिए हमें निर्यात कम करने पड़ सकते हैं और आयात ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। फिर देखते हैं कि आज विदेशी सहायता है हमें बहुत कम मात्रा में मिल रही है। पहले विश्व के विभिन्न देशों द्वारा, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी आदि द्वारा बहुत ज़्यादा विदेशी सहायता दी जाती थी, जिसमें लगातार कटौती की जा रही है और विदेशी सहायता का भाग है लगातार कम हो गया। इस कारण से हमें किसी प्रकार की विदेशी सहायता न मिलने के कारण से भी काफ़ी परेशानियां होती है। भारत सरकार ने समय समय पर विभिन्न देशों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की है। कोविड-19 के अंतर्गत WTO और WHO द्वारा भी सहायता दी जा रही है, लेकिन वे सहायताएं चिकित्सा सुविधाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। तो इस प्रकार हमारे देश में भुगतान असंतुलन की स्थिति विद्यमान है और उस असंतुलन की स्थिति का कारण है कि कुल मिलाकर संक्षेप में तो जो बात है वो कहनी पड़ेगी कि आयात हमारी ज़्यादा है और निर्यात हमारे कम है। हमारी स्थिति कमज़ोर है, दूसरे देशों की स्थिति मजबूत है। इस कारण से हमको व्यापार में घाटा उठाना पड़ता है। अब हम देखते हैं भुगतान असंतुलन को कैसे दूर किया जाए, यानी निर्यात कम है तो उनको कैसे बढ़ाया जाए, आयात ज़्यादा है तो उसको किस प्रकार से कम किया जाए। तो हम देखते हैं कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति को दूर करने के लिए पहला कदम है निर्यातों को प्रोत्साहन। चालू खाते में भुगतान असंतुलन को ठीक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है निर्यातों को प्रोत्साहन देना। इसके लिए निर्यातों के उत्पादन की लागत को कम करना चाहिए, निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, विदेशों से कच्चा माल खरीदना चाहिए, निर्यात किए जाने वाले माल की पूर्ति में वृद्धि की जानी चाहिए, कच्चे माल और मशीनरी की सुविधाएं देनी चाहिए। तो इन निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों के द्वारा, जबकि भारत में लगभग 1,500 प्रकार के निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम हैं, उनके बावजूद भी निर्यात नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए एक विवेकपूर्ण व्यापारिक नीति की आवश्यकता होती है। नंबर 2 पॉइंट है आयातों में कमी। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है। लगभग कुल आयातों में 25% आयात पेट्रोलियम पदार्थों का होता है। तो ऐसी स्थिति में भारी आयात कर लगाने चाहिए, आयात कोटा प्रणाली लगानी चाहिए, अनावश्यक आयातों पर कठोर प्रतिबंध होना चाहिए, आयात प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए, आयात में दी जाने वाली सुविधाओं में कमी की जानी चाहिए, स्वदेशी भावना जागृत करनी चाहिए। अब तीसरा बिंदु है विदेशी विनियोगों को प्रोत्साहन, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कि विदेशी हैं हमारे देश में उद्योग धंधे स्थापित करें। इसके लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए, जिससे देश में विदेशी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी और भुगतान असंतुलन की समस्या को दूर कर सकेंगे। फिर हम देखते हैं कि चौथे पॉइंट के अंतर्गत विदेशों से ऋण है कि चालू खाते का भुगतान करने के लिए हमें विदेशों से ऋण लेकर आयातों का भुगतान निर्यातों के द्वारा ही करना पड़ेगा। अतः हमें विदेशों से ऋण लेकर किसी न किसी प्रकार से देश के भुगतान असमयता को निपटाने के प्रयास करने चाहिए। फिर हम देखते हैं विनिमय नियंत्रण है, तो सरकार को समस्त विदेशी मुद्रा पर प्रभावी नियंत्रण रखना चाहिए। अर्जित विदेशी मुद्रा को आवश्यक आयातों पर व्यय करनी चाहिए और निर्यातों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं विदेशी करेंसी का संकुचन व मूल्य नियंत्रण। तो हम देखते हैं कि आयातों में कमी करने के लिए और निर्यातों को बढ़ाने का एक तरीका यह भी है कि देश में मुद्रा संकुचन या मूल्य नियंत्रण पर से वस्तुओं व सेवाओं को नीचे रखा जाए, ताकि निर्यात सस्ते हों और निर्यात बढ़े तथा आयातों को हतोत्साहित किया जा सके।
अगले पॉइंट के रूप में देखते हैं विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन। कोविड-19 के कारण से विदेशी पर्यटकों को आने की जो समस्या आ रही है तो उसको दूर करने के लिए यथोचित प्रयास करना चाहिए। देश में काफ़ी पर्यटन स्थल है, भारत में एकता में अनेकता, विविधता की स्थिति है, अलग अलग मौसम, जलवायु और पर्यटन स्थल है। यहाँ धार्मिक स्थल, इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य और महल, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद ये विश्व में लोकप्रिय हैं और इनको देखने के लिए विदेशी पर्यटकों को आवश्यक छूट और प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। फिर हम अगले पॉइंट के रूप में देखते हैं अवमूल्यन। जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य कम होता है तो ऐसी स्थिति में उसका अवमूल्यन करते हैं। अवमूल्यन करने से निर्यात बढ़ते हैं और आयात कम होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे व्यापार में घाटा है और घाटा दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो हम चालू घाटे को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेकर, हम अल्पकालीन सहायता लेकर भुगतान असंतुलन की समस्या को हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं तस्करी पर प्रभावी रोक। अवैध रूप से चोरी छुपे देश में लाए जाने वाले माल तथा देश से बाहर ले जाए जाने वाले माल की तस्करी पर प्रभावी रोक लगानी चाहिए, ताकि देश में विदेशी विनिमय की अवैधानिक चोरी की क्षति से बचाया जा सके। अगला पॉइंट है आयात प्रतिस्थापन। जो वस्तुएं हम आयात करते हैं उन वस्तुओं के स्थान पर हम घरेलू वस्तुओं का उपयोग करें तो यह स्थिति कहलाती है आयात प्रतिस्थापन। तो हमें आज देखते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करना पड़ता है, मशीनरी का आयात करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सौर ऊर्जा और देश में मशीनों का उत्पादन करना चाहिए ताकि इनका आयात नहीं करना पड़े। फिर अगला पॉइंट के रूप है 12वां ऋण भुगतानों की अवधि को आगे बढ़ाना, कि हमने जो ऋण लिए हुए हैं उसकी अवधि को आगे बढ़ाया जाए ताकि अभी भुगतान करने की समस्या नहीं आए। इसके अलावा देश के विदेशों में बसे हुए भारतीय हैं, उन्होंने जो विदेशी मुद्रा कमाई है वो देश में आएगी तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, जिससे व्यापार घाटे को कम कर सकेंगे। फिर है काले धन की समस्या, कि हमारे देश में काफ़ी कुछ राशि है विदेशों में जमा है, काले धन के रूप में जमा है और काले धन को बाहर निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए। कुल मिलाकर प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, आयातों को कम करना है, निर्यातों को बढ़ाना है। इसके लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। सरकार को एक उचित वाणिज्यिक नीति की निर्माण की आवश्यकता है। केवल एक व्यक्ति के आत्मनिर्भर होने से देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, आयातों पर नियंत्रण नहीं हो सकता और न ही निर्यातों को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सरकार को यथोचित प्रयास करने चाहिए, जिसके अंतर्गत व्यापारिक नीति का निर्माण किया जाना चाहिए।